नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। और दोस्तों, ये जो क्लास चल रहा है ये आपका हरियाणा पीसीएस स्पेशल हरियाणा पीसीएस के चल रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये आने वाले अदर पीसीएस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हरियाणा पीसीएस के लिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस या फिर आपका यूपीएससी। क्योंकि हम यहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशंस नहीं पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशंस के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो प्यारे दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको पुर्तगालियों का आगमन, अराइवल ऑफ पुर्तगाली पावर इन इंडिया, अराइवल ऑफ डच पावर इन इंडिया, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी आप उसके बाद हमने देखा था अराइवल ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देन इसके बाद आप देखेंगे जो सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने में सबसे बड़ा जो हर्डल बना वो था आपका फ्रांसीसी पावर। तो भारत में फ्रांसीसी शक्ति का आगमन, दैट मीन्स हमारा टॉपिक आज का क्या है, अराइवल ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। और दोस्तों, किस प्रकार इनका संघर्ष हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए, कब कहाँ पर कौन सी ट्रीटी हुई, यहाँ से पीटी में भी और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पहली डेट लिखा हुआ है यहाँ पर 1664। दोस्तों 1664 में एक्चुअली यहाँ देख सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बोलते हैं उसकी स्थापना होती है, आगमन होता है। कंपनी का नाम है कंपनी देश इंडस एंड ओरिएंटोस, ठीक है, ओरिएंटोस इसका नाम हुआ करता था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता रहना चाहिए, कंपनी देश इंडस, ठीक है, ओरिएंटोस इसका नाम था। ये लुई जो 14वां था दोस्तों, उसके यानी कि फ्रांस का राजा उस टाइम पे कौन था, तो ध्यान रखेंगे लुई 14। और दोस्तों उस टाइम पर जो वित्त मंत्री है उसका नाम है कॉलबर्ट। कॉलबर्ट द्वारा सजेशन दिया गया था, उसके सुझाव पर इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है। ध्यान रखेंगे एक चीज यहाँ पर, एक मेजर डिफरेंस ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी है, जबकि फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी माय डियर फ्रेंड। तो आप देखेंगे ये नीचे लिखा हुआ सरकारी कंपनी है। अगला देखेंगे तो 1668 है दोस्तों, अगला जो डेट है वो है 1668। 1668 में दोस्तों क्या होता है, जो पहली फैक्ट्री खोली जाती है इसके द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा पहली फैक्ट्री, आप कहेंगे कहाँ पर, तो सूरत में। फिर आप अगला डेट देखेंगे अगले ही साल, मतलब नेक्स्ट जो है 1669 में, यानी कि 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली जाती है, सेकेंड फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1673, यहाँ पर देखिएगा 1673 दोस्तों, यहाँ पर पांडिचेरी नगर यानी कि पांडिचेरी सिटी स्टेब्लिश किया जाता है बाई फ्रांसिस को मार्टिन। आप देख सकते हैं फ्रैंकोइस मार्टिन, या कि इसको कई बार इसका नाम होता है फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है, फ्रैंकोइस मार्टिन भी इसको कहा जाता है। यानी कि पांडिचेरी सिटी स्टेब्लिश बाई फ्रैंकोइस मार्टिन इन 1673। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप अगला देखेंगे 1674 में पांडिचेरी दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और जो आपका चंद्रनगर है ये बंगाल में पड़ता था, यहाँ पर पोस्ट इस्टेब्लिश की थी इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर अपनी बेस बना लिया, यहाँ पर अपने पोस्ट इस्टेब्लिश कर लिया। और देखेंगे पांडिचेरी को दोस्तों इन्होंने मेन बेस बनाया था, यानी कि फ्रांसीसी जहां से युद्ध वगैरह की तैयारी कर, युद्ध वगैरह का प्लान बनाते थे, योजना बनाते थे, मेन बेस किसको बनाया, पांडिचेरी को। तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि पांडिचेरी मेन बेस किसका है, फ्रांसीसियों का मेन बेस हुआ करता था, ठीक है जी। अगला देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1690। 1690 में क्या हुआ, मुगल गवर्नर से चंद्रगिरी प्राप्त करा, चंद्रनगर इन्होंने क्या किया, प्राप्त करा। तो मुगल जो गवर्नर है उससे चंद्रनगर को प्राप्त किया था, ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ से आता है दोस्तों टर्निंग पॉइंट, जो कि आपका क्या है, इंपोर्टेंट डेट है और महत्वपूर्ण डेट ये है प्यारे दोस्तों, 1700, यहाँ पर देखिएगा, ये है 1742। एक्चुअली था क्या, अभी तक ध्यान से सुनेंगे, ये बड़ा ही इंटरेक्टिंग टॉपिक है। हुआ ये कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी है, इसका दोस्तों लिमिटेड व्यापार चल रहा था, सीमित व्यापार, ठीक है। और एक्चुअली केवल वो व्यापार ही करती थी, लेकिन दोस्तों डुप्ले जो था
जिसका नाम है लॉर्ड डुप्लेक्स। लॉर्ड डुप्ले भारत में फ्रांसीसी कंपनी का पहला गवर्नर बनकर आता है, नियुक्त होता है दोस्तों। और ये व्यक्ति बहुत ही एम्बिशियस है। एम्बिशियस मतलब ये बहुत ही आकांक्षी व्यक्ति है। ये भारत में साम्राज्य विस्तार की योजना बनाता है कि केवल हम व्यापार नहीं करेंगे, हम अपने एम्पायर को भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो भारत में कई बार पूछा जाता है, देखेंगे यहाँ पर भारत में सहायक संधि दोस्तों, जो आपका सब्सिडियरी अलायंस है, जिसका मैक्सिमम यूज जो आप देखेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो सहायक संधि की शुरुआत आप देखेंगे डुप्ले ने की थी। ठीक है, तो डुप्ले क्या है आप देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर हम डुप्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लॉर्ड डुप्ले, इसके बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लेक्स। ठीक है, लॉर्ड डुप्ले दोस्तों क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, एम्बिशियस पर्सन है। ठीक है, इसका मानना था कि यदि हमें व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाना है तो भारत में साम्राज्य विस्तार करना पड़ेगा। यानी कि ये पहला व्यक्ति है जो साम्राज्य विस्तार की बात करता है। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करता है। ये कहता है अगर आपको इकोनॉमिकल कंट्रोल करना है किसी भी देश पर तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दोस्तों भारत में क्या करता है ये, इसका उद्देश्य ही चेंज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य पहले क्या हुआ करता था, केवल और केवल व्यापारिक हुआ करता था, अब उसको ये चेंज कर कर क्या कर देता है, साम्राज्यवादी कर देता है दोस्तों। नीचे देख सकते हैं, आर्थिक प्रभुत्व के लिए दोस्तों राज्य यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व क्या है की स्थापना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि आपको इकोनॉमिक डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए पॉलिटिकल डोमिनेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं, अतः डुप्ले ने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक से साम्राज्यवादी में बदल दिया। साम्राज्य विस्तार दोस्तों क्या है, नेटिव स्टेट और ब्रिटिश को क्या किया, इसने हरा दिया। ठीक है, यानी कि देखिए हरा दिया नहीं, हराना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को साम्राज्य विस्तार करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भारत में नेटिव स्टेट है, नेटिव स्टेट मतलब रीजनल पावर्स हैं, उनको हराना पड़ेगा नंबर वन। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हराना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी वजह से दोस्तों इनका क्या होता है, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ इनका क्या होता है, युद्ध होता है। तो क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं एंग्लो फ्रेंच आपका राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये लॉर्ड डुप्लेक्स है प्यारे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं लॉर्ड डुप्लेक्स, यहाँ पर ये देखेंगे इनके बीच जो लड़ाई हुई। देखेंगे अगला यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि इनके बीच, फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध होते हैं। इसको कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आंग्ल फ्रांसीसी वार। और जो वॉर हुए दोस्तों, क्योंकि वो कर्नाटक में हुए थे तो उनका नाम कई बार क्या है, कर्नाटिक युद्ध। और टोटल 3 कर्नाटिक युद्ध हुए थे। और वो क्या हुए थे, किसको लेकर हुए थे, वॉर सुपरमेशी को लेकर हुए थे। यानी कि सुप्रीम कौन है अपने आप का, यानी कि ब्रिटेन अपने आप को सुप्रीम बना यानी कि मानता है। और आपका आप देख सकते हैं दूसरी तरफ फ्रांस अपने आप को क्या बनाता है, सुप्रीम इस्टेब्लिश करना चाहता है कि हम सुप्रीम हैं, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ये दिखाना चाहता है। दोस्तों इनको लेकर क्या होता है, 3 युद्ध होते हैं जिनका नाम होता है कर्नाटिक वॉर। और कर्नाटिक वार दोस्तों कई बार क्या है कि पहले तो ये पूछ देगा पहला कर्नाटिक वार कब हुआ, डेट, और उसके बाद क्यों, उसका कारण क्या है, और कारण के बाद दोस्तों उसमें क्या बताएगा कि भाई इसके बाद कौन सी संधि साइन हुई थी। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कर्नाटिक वार होता है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ताकि एक साथ ही क्लियर हो जाए। पहला कर्नाटिक वार होता है ऑस्ट्रिया ठीक है के उत्तराधिकारी युद्ध का ही भारत में विस्तार था। यानी कि एक्चुअली ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रही थी, ऑस्ट्रिया का सक्सेसर वार चल रहा था।
ब्रिटेन और फ्रांस दोनों दुश्मन थे। एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ ऑस्ट्रिया। मैंने बताया एक तरफ ब्रिटेन और एक तरफ फ्रांस। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, उसका ही भारत में ये विस्तार था। और दोस्तों ये आप देखेंगे कि इसका परिणाम हुआ एक्स ला चैपल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। तो ये याद रखेंगे कब से कब तक हुआ है प्रथम कर्नाटिक वार। ये आपका 1746 से लेकर 1748 तक चला, फर्स्ट कर्नाटिक वार। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे सेकंड कर्नाटिक वार जो हुआ वो 1749 से 1754 तक चला। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों का मुद्दा। इसको हम पढ़ेंगे आखिर ये क्या है। एक्चुअली क्या है, फ्रांस कर्नाटक में किसी और को राजा बनाना चाहता है, जबकि ब्रिटेन किसी और को। इसी प्रकार हैदराबाद में फ्रांस किसी और को राजा बनाना चाहता है, तो ब्रिटेन किसी और को राजा बनाना चाहता है। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसका परिणाम ट्रिटी ऑफ पांडिचेरी यानी पांडिचेरी की संधि साइन होती है। उसके बाद होता है दोस्तों तीसरा कर्नाटिक युद्ध, जो कि आपका देख सकते हैं 1758 से 63 तक हुआ। और दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार। 7 ईयर वार चल रहा था दोस्तों। 7 ईयर वार अभी हम पढ़ेंगे आखिर है क्या 7 ईयर वार। तो 7 ईयर वार का ही क्या है दोस्तों, ये भारत में विस्तार था, है ना। तो आप देख सकते हैं इसका परिणाम हुआ ट्रिटी ऑफ पेरिस साइन होती है। ठीक है। और इस प्रकार से तीनों कर्नाटिक वार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे भाई। यहाँ पर एक चीज को और देखेंगे, ये है आपका 1760 यानी 1760। ठीक है। 1760 में अब दोस्तों बैटल ऑफ वांडीवास होता है, वांडीवास की लड़ाई। और दोस्तों यही वो लड़ाई है जिसके बाद फ्रांसीसी शक्ति का भारत में अंत हो गया। बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास के बाद क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को क्या है, हरा दिया गया। एंड ऑफ द फ्रेंच पावर इन इंडिया एंड ब्रिटिश डोमिनेंस इस्टेब्लिश। क्लियर है। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। इसके बाद फ्रांसीसी केवल और केवल पांडिचेरी तक सीमित हो गए। यानी कि आपको क्या है, आफ्टर दिस बैटल, आफ्टर दिस वॉर, फ्रांसीसी पावर कन्फाइंड ओनली इन द रीजन ऑफ पांडिचेरी। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो देखेंगे जरा हम इनका बैकग्राउंड समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहां से आता है क्यों हुआ, पूरा रीजन समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम कर्नाटक वार, प्रथम कर्नाटक वार कब से कब हुआ, 1746 से 48, 2 साल तक चला। एक तरफ फ्रांसीसी पावर भारत में ब्रिटिश यानी कि एक तरफ फ्रांसीसी पावर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, अपना साम्राज्य को स्टेब्लिश करना चाहता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन अपने साम्राज्य को स्टेब्लिश करना चाहता है भारत में। तो ये क्या है, भारत को कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए ये लड़ाई हो रही है। तो प्रथम कर्नाटक वार का बता दिया। पृष्ठभूमि आखिर क्या है, बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे। तो दोस्तों बैकग्राउंड है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में दिखाई देता है इसका बैकग्राउंड। यानी कि ऑस्ट्रिया दोस्तों एक देश है। ठीक है। जर्मनी आप देखेंगे। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया ये आपके क्या है, यूरोप में वहीं पर देश थे। तो वहां पर क्या है कि उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हो रहा था। एक्चुअली था क्या, ध्यान से देखेंगे, एक महिला वहां पर ऑस्ट्रिया की रानी बनने वाली थी। यानी कि वो राजकुमारी थी, वो रानी बनने वाली थी। ठीक है। तो आप देखेंगे वो रानी बनने वाली थी, जिसे ब्रिटेन और डच सपोर्ट कर रहे थे कि हम इस महिला को चाहते हैं कि ये कहाँ की, ऑस्ट्रिया की राजधानी बने। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है अभी वर्तमान में। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी मैंने बताया भाई अभी क्या है, वियना। मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रिया की रानी बनना चाहती है एक महिला, और ब्रिटेन और डच देख सकते हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, दुश्मन है आपस में। तो अगर ब्रिटेन किसी को सपोर्ट करेगा तो फ्रांस उसका ऑटोमेटिकली क्या करेगा, विरोध करेगा। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने इसका विरोध किया, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन का दुश्मन था। ठीक है। तो आप देखेंगे आगे
यहाँ पे मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ी सी जो दो डेट है दोस्तों, इनको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ठीक कर लेना है, क्योंकि ये जो डेट है बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। यहाँ पर देखो जो पहली डेट है ये आपकी 1746 है। कितनी है? 1746 है दोस्तों ये डेट। यहाँ पर क्या है? 1746। 1746 में क्या होता है, डुप्ले, जो कि आपको पता है मैंने क्या था, ये फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर है भारत में दोस्तों। ये मद्रास को कैप्चर कर लेता है, और मद्रास मेरे प्यारे दोस्तों ब्रिटिशर्स का मुख्य व्यापारिक केंद्र होता था, यानी कि मेन ट्रेड सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स। अगर मान लीजिए मेन सेंटर ही चला जाए तो ब्रिटेन को बहुत बड़ा धक्का लगा, तो इसका बदला तो जरूर लेगा कौन? इंग्लैंड। इसके बाद क्या हुआ देखेंगे जरा। इसके 2 साल बाद दोस्तों, ये भी डेट जो है इसको ठीक कर लेना, 1748 में माय डियर फ्रेंड। 2 साल बाद क्या करता, ब्रिटेन ने बदला लेने के लिए पांडिचेरी को कब्जाने की कोशिश की। पांडिचेरी आपको पता है मैंने बताया फ्रांसीसियों का मेन बेस है, परंतु दोस्तों वो विफल रहा, सफल नहीं हो पाया ब्रिटेन। पांडिचेरी दोस्तों क्या है, फ्रांसीसियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र, मेन सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर हुआ करता था, मैंने बताया। अब होता क्या है आगे देखेंगे। बाद में दोस्तों ऑस्ट्रिया का युद्ध 1748 में समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये युद्ध भी समाप्त हो गया, क्योंकि वहीं पर ऑस्ट्रिया का युद्ध ही समाप्त हो गया, उत्तराधिकारी का जो युद्ध चल रहा था वो भी समाप्त, तो भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक संधि साइन होती है, जिसका बोलते हैं, आप देख सकते हैं सामने, द ट्रिटी ऑफ, देख सकते हैं, एक्सला चैपल। ठीक है, ट्रिटी ऑफ एक्सला चैपल साइन होती है, यहाँ देखेंगे एक्सला चैपल की संधि साइन होती है। और प्रावधान क्या थे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, याद रखेंगे बहुत ही। यहाँ पर देख लीजिए, आगे देखेंगे प्रोविजंस क्या हैं। मद्रास दोस्तों, जिसको किसने, फ्रांस द्वारा कब्जा लिया गया था डुप्ले ने, उसको वापस किया गया, किसको, ब्रिटेन को। और क्यूबेक जो था दोस्तों, इसको एक्चुअली ब्रिटेन ने कब्जा लिया था। ये कनाडा का एक शहर है, ठीक है, तो वहाँ क्यूबेक शहर था, इसको किसने कब्जा लिया था, ब्रिटेन ने, इसको वापस कर दिया था फ्रांस को। क्लियर हो गया, तो बराबर पे ही बात यहाँ पर जो है छूटी। आगे देखेंगे अगला। अब बात आते हैं भी दूसरा दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारी। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला 1748 में क्या होता है दोस्तों, हैदराबाद में आसफ खां की मृत्यु हो जाती है। हैदराबाद में जो राजा था वो था आसफ खां, ठीक है। इसके बाद नज़ीर जंग दोस्तों, नज़ीर जंग और मुजफ्फर जंग जो भी उसके उत्तराधिकारी थे, इनके बीच लड़ाई हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो राजा बनना, एक तरफ तो नज़ीर जंग राजा बनना चाह रहा है, दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग राजा बनना चाह रहा है, इन दोनों को लेकर विवाद है। और वहीं पर देखो दोस्तों कर्नाटक में भी हो रहा है। कर्नाटक में क्या है, नवाब अनवरुद्दीन और बहनोई दोस्तों चंदा साहब के मध्य विवाद हो रहा है। यानी कि कर्नाटक में भी नवाब कौन बनेगा, इसको लेकर विवाद है। नवाब एक तरफ कौन है, अनवरुद्दीन, और उसका जो बहनोई है चंदा साहब, वो भी क्या कर रहा है, दावा कर रहा है कि मुझे राजा बनना है कर्नाटक का। इन दोनों को लेकर विवाद है। अब देखो इस तरफ एक और क्या करता है दोस्तों डुप्ले, यानी कि फ्रांस, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करता है। वो कहता है, डुप्ले यानी फ्रांस कहते हैं कि हम हैदराबाद में किसको, मुजफ्फर जंग को बैठाना चाहते हैं, और कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन कर रहे हैं। कर्नाटक में वो चंदा साहब को राजा बनाना चाहते हैं। अब जस्ट इसके विपरीत होगा, क्योंकि क्या है दोस्तों, विवाद है आपका, दूसरी तरफ तो ब्रिटेन होगा। तो अंग्रेज बताइए, अंग्रेज ऑटोमेटिकली किसको, नज़ीर जंग को, इसके बाद में क्या किसको करेगा भाई, तो आप देख सकते हैं नज़ीर जंग को ही क्या करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, है ना। और दूसरी तरफ आपका अनवरुद्दीन का सपोर्ट करेंगे अंग्रेज। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। तो होता क्या है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन लड़ रहा है दोस्तों, देखो एक तरफ लड़ रहा है, ये युद्ध हो रहा है द्वितीय कर्नाटिक वार। एक तरफ फ्रांस की सेना है खुद, दूसरी तरफ इस तरफ देखेंगे फ्रांसीसी सेना हो गया, उसके बाद देखेंगे चंदा साहब है और मुजफ्फर जंग है। लेकिन दूसरी तरफ कौन है दोस्तों, अंबूर नामक एक, ठीक है, आप देख सकते हैं अनवरुद्दीन है, ठीक है। नज़ीर जंग को क्या कर देते हैं, ये सभी लोग परास्त कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, ब्रिटिश, ठीक है ना, ये ब्रिटिशर्स है ना। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद डुप्ले ने
डुप्ले के नेतृत्व में मुजफ्फर जंग को, यानी कि क्या होता है, प्रथम द्वितीय कर्नाटक वार में आपका डुप्ले यानी कि फ्रांस शक्ति जीत जाती है। ठीक है, तो इसके बाद मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया गया और चंदा साहब को बना दिया गया कर्नाटक का नवाब। चलिए, ये तो अच्छा हुआ। डुप्ले की दोस्तों ये जो थी, ये अपनी राजनीतिक शक्ति की चरम प्रकाष्ठा थी। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका पॉलिटिकल एम्पायर हुआ, पॉलिटिकल जो पावर है उसका ये क्लाइमैक्स था डुप्ले का, डिप्लोमेटिक, ठीक है, जो पावर थी। तो आप आगे देखेंगे नेक्स्ट 1751 में दोस्तों क्या हुआ, क्लाइव आ जाता है। क्लाइव कहाँ पर है, तो दोस्तों क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है। तो देखो भाई, क्लाइव के नेतृत्व में आरकोट एक जगह है, अर्काट बोलते हैं कई बार, कर्नाटक की राजधानी हुआ करता था ये अर्काट, इस पर अधिकार कर लेता है। क्या है ये, कर्नाटक की राजधानी था, कैपिटल ऑफ कर्नाटक क्या नाम है, अर्काट। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लाइव ने क्या किया है, क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट जो कि कर्नाटक की राजधानी है उस पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक में मैंने बताया कौन सपोर्ट कर रहा है, फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे हैं, डिप्ले सपोर्ट कर रहा है, और राजा बना दिया है वहां पर चंदा साहब को। तो ये बात डुप्ले को या फ्रांसीसियों को पसंद नहीं आएगी। तो दोस्तों क्या होता है, अगले ही साल 1700 आप देखेंगे 52 में, ठीक है, 1752 में युद्ध में क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे अंग्रेजों ने तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया। एक तो आपने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया, एक तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, डुप्ले को भारी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा क्षति का पहुंची। ठीक है जी, अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, चंदा साहब की हत्या कर दी गई। चंदा साहब मैंने अभी आपको बताया कर्नाटक का नवाब है, उसको तो मार दिया गया। और मोहम्मद अली ने दोस्तों कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को, यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे मोहम्मद अली को, यहाँ पर लिख लेना को, मोहम्मद अली को नया नवाब घोषित कर दिया कर्नाटक का। लेकिन दोस्तों ये जो नवाब है, अंग्रेज कैसा नवाब बनाएंगे, जो कठपुतली हो, ठीक है, जो पपेट हो उनका, ऑब्वियस सी बात है। अगला देखेंगे, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि डुप्ले क्या हुआ, इसके बाद डुप्ले को वापस बुला लिया फ्रांस की कंपनी ने। आप देखेंगे 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया फ्रांस के राजा ने कि भाई आप यहाँ पर आ जाइए, और एक नया गवर्नर गोडेहू गोडेहू को नया गवर्नर बना के भेजा। ठीक है जी, किस लिए भेजा है, क्योंकि अभी जो ये जो लड़ाई चल रही है इसको शांत करिए जाकर। ठीक है, तो भारत में शांति स्थापित करने के लिए गोडेहू को अगला गवर्नर बनाकर भेजा है। इसके बाद क्या होता है आपका, अगले ही साल, ठीक है, 54 तक चला था ये। तो 1755 में एक संधि साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, किसके बीच, ब्रिटिशर्स और, आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स और यहाँ पर कौन है भाई, आपको याद रखना है, तो ये फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी के बीच कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी साइन होती है। ठीक है जी, अगला देखेंगे। अब आपका लास्ट बचता है जिसको बोलते हैं आप थर्ड कर्नाटिक वार, तृतीय कर्नाटक युद्ध। दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ है, तो 1758 से आपका 63 तक चलेगा। इसका कारण क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों, इसका कारण भारत में नहीं है, इसका भी कारण कहाँ में है, भारत के बाहर, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है। पहले तो ये ध्यान रखना है सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ पर हुआ, मतलब ये कब हुआ, तो 1756 से लेकर 60, आप देखेंगे 1756 से 63, यानी कि दोस्तों आपका 7 वर्ष 56 से 63 तक हुआ है। इसी का भारत में विस्तार था। आखिर ये है क्या भाई सप्तवर्षीय युद्ध, एक्चुअली ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है ये यूरोप में और उत्तरी अमेरिका में चल रहा है, किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है जी, जैसे एक तरफ देखेंगे यूरोप में क्या है, 2 जगह चल रहा है ये सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल तक चला था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सप्तवर्षीय युद्ध क्या है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कहाँ पर है, यूरोप में उपनिवेश बनाने के लिए, अपने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। एक तो यूरोप में चल रहा है और एक उत्तरी अमेरिका में चल रहा है। तो पहला देखेंगे, पहला जो चल रहा है दोस्तों यहाँ पर देखो, पहला यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य क्या है, विवाद चल रहा है, ऑस्ट्रिया को लेकर और प्रसा को लेकर। ठीक है, तो फ्रेंच ने क्या किया, जो फ्रेंच पावर है उन्होंने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया और ब्रिटेन ने दोस्तों प्रसा का समर्थन किया। ठीक है जी, अब दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ कि उत्तरी अमेरिका में क्या है दोस्तों, 13 कॉलोनी है जो कि ब्रिटेन की ही, ब्रिटेन द्वारा स्टेब्लिश किया गया है वो 13 कॉलोनी। वो 13 कॉलोनी दोस्तों ब्रिटेन से अलग होना चाहती हैं। ठीक है जी, वो 13 कॉलोनी क्या थी, ब्रिटेन से अलग होना चाहती हैं। फ्रांस इसका समर्थन करता है कि हम आपकी आज़ादी के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन क्या अपनी कॉलोनी को खोना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहेगा। ठीक है जी,
अब आप इसको देखेंगे अगला, जो कि महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ से क्या है दोस्तों, ना केवल पीटी मेंस में भी क्वेश्चन आता है। अगला देखेंगे 1757 में दोस्तों, इसी समय लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध चल रहा था, बंगाल के नवाब थे, ठीक है, तो जिसमें देख सकते हैं बंगाल को जीत लिया। और दोस्तों बंगाल, अब देखो बंगाल को जीत लिया तो फ्रेंच का प्रमुख बेस जो चंद्रनगर हुआ करता था बंगाल में, उस पर कब्जा कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बंगाल के नवाब और आप देख सकते हैं ब्रिटिश कंपनी के बीच, और बंगाल का नवाब हार गया इसमें। तो एक तो बंगाल को जीत लिया, और बंगाल के अंदर ही क्या पड़ता है, चंद्रगिरी, ठीक है, जो कि मेन बेस हुआ करता था फ्रांसीसियों का, जहाँ से वो युद्ध की तैयारी करते थे। अब उस पर भी कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो मेन बेस ही चला गया। तो यही इनकी क्या है, आपका हार का कारण बनेगा। आगे देखेंगे बदले में क्या किया जब इनका मेन बेस चला गया। तो दोस्तों जो फ्रेंच गवर्नर, यहाँ उस टाइम पे देखेंगे आपका 1758 में फ्रेंच गवर्नर था, उस कोडेहू के बाद जो आया उसका नाम है काउंट लाली। अंग्रेज के दोस्तों, अंग्रेजों का हुआ करता था आप देख सकते हैं फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया। तो टीट फॉर टैट, आपने हमारा चंद्रगिरी जीता है, हम आपके फोर्ट सेंट डेविड को जीत लेंगे, ये किला हुआ करता था, ठीक है। फाइनली क्या होता है, 22 जनवरी 1760 में दोस्तों बैटल ऑफ वांडीवास होता है फ्रांसीसियों के बीच, और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं ब्रिटिशर्स के बीच, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स की जीत होती है और फ्रांस जो शक्ति है दोस्तों वो भारत में अंत हो जाता है। देख सकते हैं डिक्लाइन ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया, अंत हो जाता है। अब यहाँ पर आती है कि 1763 में क्या चल रहा था, 7 ईयर वार का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। एक बाद में एक संधि होती है जिसका नाम है पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे, कई बार पूछ लिया जाता है तो याद रखना है। फ्रांस की स्थिति भारत में क्या है दोस्तों, एक प्रोटेक्ट स्टेट की तरह बना दी गई, यानी कि पेरिस की संधि में क्या बोला कि फ्रांस केवल एक प्रोटेक्ट स्टेट के रूप में रहेगा, ठीक है, संरक्षित राज्य के रूप में रहेगा। फ्रांस को देखेंगे दोस्तों क्या हुआ, इसमें संधि में क्या लिखा हुआ है, फ्रांस को भारत में किलेबंदी फोर्टिफिकेशन करने की अनुमति नहीं है, ट्रीटी में लिखा हुआ है। भारत में खड़ी सेना स्टैंडिंग आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी नहीं रख सकते। भारत में केवल और केवल आपको छोटे एरिया में पांडिचेरी वगैरह तक ही सीमित रहना है, रहना है अगर भारत में तो इसी में रहना है। चलिए उसके बाद देखेंगे भाई, आखिर व्हाट वाज द कॉज ऑफ डिफीट ऑफ फ्रेंच पावर या फेलियर ऑफ फ्रेंच पावर। तो देख सकते हैं कॉज फॉर द फेलियर ऑफ द फ्रेंच पावर, भारत में फ्रांसीसियों की पराजय के मुख्य कारण क्या रहे, तो पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जो कंपनी के स्वरूप में अंतर होना, यानी कि डिफरेंट इन द नेचर ऑफ कंपनी। तो एक तरफ जहां पर ब्रिटेन की कंपनी जो है दोस्तों वो एक निजी कंपनी है। अब जब निजी कंपनी है तो उसको केवल और केवल जो उसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जिन्होंने जो शेयर होल्डर है, केवल उनसे ही अनुमति लेना पड़ता है भारत में युद्ध करने के लिए, भारत में किसी से व्यापार करने के लिए। वहीं पर दूसरी ओर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी है, उसको प्रत्येक स्तर पर कई सारे लेवल्स पर अनुमति लेनी पड़ेगी अगर वो युद्ध करेगा, तो डिले होगा नहीं होगा। तो एक तो ये मेन कारण यही रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिससे सभी गवर्नर और डायरेक्टरों की नियुक्ति क्राउन द्वारा होती थी, ठीक है। अतः वह कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तुलना में दोस्तों कम स्वतंत्र थी, कम स्वतंत्र। ब्रिटिश इंडिया कंपनी केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कई जगह से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये मेन कारण हो गया। दूसरा कारण, अंग्रेजों की तुलना में दोस्तों इनकी कमजोर नेवी थी, यानी कि वीक नेवी कंपेयर टू अब आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स। दूसरा है फ्रेंच को दोस्तों यूरोप की राजनीति में उलझा रहना। जो फ्रांसीसी शक्ति थी वो यूरोप की राजनीति में ज़्यादा उलझे रहे, वो भारत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है जी। चौथा कारण देखेंगे अंग्रेजों की बंगाल विजय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली अंग्रेजों की आप देखेंगे जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ
तो अंग्रेज को बंगाल मिल गया और बंगाल दोस्तों संसाधनों से परिपूर्ण था। तो इसका जब संसाधन मिलेंगे, रिसोर्स मिलेंगे, तो इसका उसको लाभ मिलेगा ना, यूज होगा। तो देख सकते हैं बंगाल की विजय से अंग्रेजों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। प्लासी की विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़ा एरिया प्राप्त हो गया जो संसाधनों से भरपूर था। ठीक है जी, अगला देखेंगे। फ्रेंच भारत की जटिल राजनीति को समझने में क्या रहे, विफल रहे, जबकि अंग्रेज इसको समझने में सफल रहे। तो ये कारण हो गए। अब बात करते हैं, कई बार बोल दिया जाता है कि भाई डुप्ले की क्या भूमिका रही है, तो डुप्ले की भूमिका को भी देख लेते हैं। दोस्तों डुप्ले बहुत अच्छा, देख सकते हैं, एक नेतृत्व करता है। वो क्या है, एक अच्छा नेतृत्व करता है, लीडर है। इसके बावजूद फ्रांसीसियों की हार के लिए उसको उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि वो है। अब देखेंगे क्यों। डुप्ले राजनीतिक षड्यंत्र में बहुत ज़्यादा, यानी कि जो आपका पॉलिटिकल आप कह सकते हैं एक प्रकार से कॉन्स्पिरेसी है, उसमें ही ज़्यादा उलझा रहा। वो कंपनी का वित्तीय पक्ष जो होता है, यानी कि जो जहाँ से पैसा आ रहा है, रिसोर्स आ रहा है, उस पर वो उसको स्ट्रॉन्ग करने में ध्यान नहीं दे सका। उसके बाद क्या हुआ, केवल डुप्ले ही नहीं है, डुप्ले के बाद दोस्तों जो योग्य उत्तराधिकारी ने, जैसे गोडेहू हो गया या अभी मैंने बताया था, ठीक है, काउंट लेली हो गया, ये इतने योग्य नहीं थे, ये भी हार का कारण है। ठीक है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है कि डुप्ले को वापस बुला लेना फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ी भूल थी। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत में हो सकता था अगर डुप्ले को वापस नहीं बुलाया जाता। डुप्ले बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था। डुप्ले की नीति को ही क्लाइव ने चुराया। ठीक है, जितनी भी नीतियां थी, साम्राज्य विस्तार की कूटनीतिक जो चीजें थी, ठीक है, उसको ही चुराया और उसी के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। हो सकता था कि डुप्ले को वापस नहीं बुलाया जाता तो आज हम ब्रिटेन का नहीं फ्रांसीसी इतिहास पढ़ रहे होते। हो सकता था कि भारत पर कब्जा फ्रांस का होता। ठीक है, तो डुप्ले को वापस बुलाना सबसे बड़ी भूल माना जाता है। खैर आगे देखेंगे भाई और क्या कारण थे, और क्या कारण है भाई, और है दोषपूर्ण शासन प्रणाली भी है। यानी कहाँ पर आप देखेंगे फ्रांसीसी जो सरकार है वो दोस्तों स्वेच्छाचारी है, यानी कि एक प्रकार की ऑटोक्रेसी टाइप का है दोस्तों। ठीक है, स्वेच्छाचारी है। लुई 16वें के बाद दोस्तों नुकसानदायक नीतियां आई जितनी, और जितने भी उत्तराधिकारी आए वो योग्य नहीं थे। ठीक है, उसके बाद है, नोट करके लिखा हुआ है, अंग्रेजों के बंगाल विजय ने कंपनी का, आप देख सकते हैं, कंपनी को बहुत बड़े स्तर पर धन प्राप्त हुआ, है ना, अपार धन प्राप्त हुआ, रिसोर्स प्रदान हुआ। वहीं आप देखेंगे कि जो दक्कन था, मद्रास मेन बेस हुआ करता था किसका, या फिर पांडिचेरी मेन बेस होता था कहाँ पर, फ्रांसीसियों का, दोस्तों उतने शक्तिशाली नहीं थे। ना ही तो उनमें, ना तो वो शक्तिशाली था, ना ही उसमें इतने ज़्यादा वहाँ पर संपन्न कह सकते हैं वो संपन्न था, और ना ही वहाँ पर रिसोर्सेज थे इतने जितने कि बंगाल में किसको मिल गए थे, अंग्रेजों को मिल गए थे। ठीक है, तो देखेंगे फ्रांसीसियों वो इतने संसाधन नहीं मिल पाए कि वो फ्रांसीसियों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने, ध्यान से देखेंगे। डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का निष्फल प्रयास किया, असफल प्रयास किया, तथा वहीं पर क्लाइव ने यही चाबी की दोस्तों बंगाल में खोजी, और आप कह सकते हैं सफलता, यहां पर देखिए, यहां पर खोजी और सफलता, सफलता प्राप्त की। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं डुप्ले जहां पर कामयाबी की जो चाबी थी, कहां पर खोज रहा है, वो आपका खोज रहा था पांडिचेरी में दोस्तों, मद्रास में। लेकिन वो निष्फल प्रयास कर रहा है क्योंकि वो रिसोर्सेज ही नहीं थे वहां पर, ठीक है, जो उनके साम्राज्य का विस्तार कर सके, है ना। वहीं पर दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, बंगाल को जीता, और दोस्तों बंगाल में उस चाबी को खोज लिया, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव की चाबी को, और दोस्तों आप देख सकते हैं सफलता प्राप्त की। खैर आगे देखेंगे तो इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो ऊपर की ये जो आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो ऊपर है ही, लेकिन निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। निष्कर्ष क्या है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के पीछे ना केवल आर्थिक कारण थे बल्कि साथ में ही सामाजिक राजनीतिक तीनों प्रकार के, तो पीछे आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक कारण, तीनों ही प्रकार के कारण विद्वान थे। दूसरी तरफ आप देखेंगे ब्रिटिश शक्ति जो थी, ब्रिटिश शक्ति वो सभी प्रकार से क्या थी, प्रभावशाली सिद्ध होती है।
तो ये मेन आपको मैंने बताया फ्रांसीसी शक्ति का किस प्रकार से दोस्तों भारत में आगमन हुआ और किस प्रकार से अंत हुआ। तो हमने ये पूरा का पूरा फ्रांसीसी शक्ति के बारे में देख लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।